नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भीषण जंग चल रही है। अमेरिका ने अब ये धमकी दी है कि अब जो रातें होंगी वो ईरान पर बहुत भारी पड़ेंगी। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान की जो मिसाइल फैसिलिटीज हैं, अमेरिका उनको निशाना बनाएगा। अमेरिका उनके लॉन्चर्स को निशाना बनाएगा, क्योंकि अभी भी ईरान की तरफ से जो मिसाइलें और ड्रोन जा रहे हैं वो इजराइल और अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अब वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, उसके बाद भी दुबई के एयरपोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक धमाका सुनाई दिया है। क्या ये ईरान ने किया है? क्या इसके पीछे कोई और है? और क्या ईरान अपने इस वादे पर कायम रह पाएगा कि अब वो खाड़ी के बाकी देशों पर हमला नहीं करेगा? इसी पर और ईरान की ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए मेरे साथ सज्जाद कारगिली जी हैं। सज्जाद कारगिली जी कारगिल से हैं और वो उनके साथ के कई सारे लोग इस वक्त ईरान के अंदर हैं, इसीलिए ईरान की ग्राउंड रिपोर्ट वो हमको बताएंगे। सबसे पहले सज्जाद भाई ये बताइए कि जंग के अंदर आपने जैसा कहा कि सबसे बड़ी कैजुअलिटी सच होता है, तो आज की तारीख में तेहरान और उसके आसपास के हालात क्या हैं? आईआरजीसी के किन किन इलाकों पर आज ये खबर आई थी कि इजराइल ने 80 हवाई जहाज से आईआरजीसी और जो अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज हैं उन पर हमला किया है। तो तेहरान के हालात क्या हैं? आपके सब घर वाले सुरक्षित हैं? देखिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मेरी बात हो रही है मुसलसल, और हमारे यहाँ जो हमारा भारत का दूतावास है तेहरान में, वो बड़ा एक्टिव है और जितने भी इंडियंस हैं उनको रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो तेहरान के आसपास थे और उनको कुम शिफ्ट किया है। कुम एक धार्मिक सिटी है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर से शिया समुदाय के लोग जो है वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। और कारगिल से भी तकरीबन 300-400 के करीब लोग जो है इस वक्त कुंभ में मौजूद हैं। बहुत सारी फैमिलीज हैं, वह सब सुरक्षित है, उनकी खबर मिलती रही है। और जहाँ तक आपने बताया कि जंग जो है, जाहिर सी बात है ईरान को इस बात का पहले से इल्म था कि अल्टीमेटली ये वार की तरफ जाना ही जाना है। तो एक लंबे समय से उनकी कोशिश थी, जैसे कि उनके एक एनालिस्ट ने भी कल ही एक इंटरव्यू में कहा कि हम 2003 में जब इराक पे अमेरिका का हमला हुआ तब से हम तैयारी कर रहे थे, कि क्योंकि हमें भी इस बात का अंदाजा था कि इराक के बाद जो बारी आएगी वो हमारी आएगी और हमारे साथ अमेरिका जो है इस तरह का खेल खेलेगा। लेकिन अभी जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल ये सही बात है कि बहुत सारे जो है बैंक्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। गांधी हॉस्पिटल वहाँ तेहरान में एक है प्रोमिनेंट, उस पे भी, और आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है, इन सब पे अटैक्स हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तबाह हुआ है। लेकिन चूंकि किसी भी जंग को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए बूट ऑन ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे कहीं से भी दूर दूर तक भी नहीं लगता है। इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है, खासकर आयतुल्ला खामेनेई के एसेसिनेशन के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है और इस रीजन में ये आग बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि अमेरिका कह रहा है कि मैं वैसा शासन ईरान में चाहता हूं जैसे मैंने वेनेजुएला में चाहा था। क्या ईरान के अंदर अमेरिका रिजीम चेंज करा पाएगा? ईरान के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं? मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान और वेनेजुएला में बहुत फर्क है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ईरान और जितने भी खाड़ी के देश हैं उन सब में भी जमीन और आसमान का फर्क है। ईरान ईरान की एक हिस्ट्री रही है, एक सिविलाइजेशन है, और बहुत लंबे समय से अमेरिका के साथ ये लोग लड़ते झगड़ते रहे हैं। जैसे अमेरिका की नाकाबंदी रही है, फाइनेंशियल जो इन्होंने सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, 35 ईयर्स से इकोनॉमिक सैंक्शंस से ईरान गुजर रहा है। और इस वक्त ईरान की जो स्थिति है, वो एक एक किस्म की वो एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है। और इस एग्जिस्टेंशियल लड़ाई में आप देखते हैं कि एक तरफ एक सुपर पावर है, उसके साथ इसराइल है, और उसके साथ साथ बहुत सारे मुस्लिम देश जो आसपास के हैं, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जो वहाँ के जो शासक है वो अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ उनकी संपत्ति है। हमारे यहाँ पड़ोस में पाकिस्तान है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं और गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। तो सारी की सारी लड़ाई बेसिकली आइडियोलॉजिकल लड़ाई है दीपक भाई। और आप देखें, जैसे ये लड़ाई शुरू होती है गाजा से, गाजा पट्टी के ईरान जो आज जो कुछ भुगत रहा है वो फलस्तीन की वजह से भुगत रहा है। यानी फलस्तीन के कॉज को तकरीबन सब ने भुला चुके थे, सब फरामोश कर चुके थे। इवन मुस्लिम ममालिक भी जो है वो इसराइल के सामने सरेंडर कर चुके थे।
पाकिस्तान के अंदर भी अभी ये डिबेट चल रही है कि इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और इसीलिए गाजा पीस बोर्ड का शहबाज शरीफ हिस्सा बन चुका है और आसिम मुनीर को लेकर के, और इसीलिए आसिम मुनीर की काफी तारीफें डोनाल्ड ट्रंप करता हुआ नजर आता है। ईरान एक वाहिद मुल्क है जहां न जहां का तेल, न जिन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट किया है, और जो फलस्तीन की खुलकर हर सतह पे जो है वो मदद करता है। तो मुझे लगता है ये एक रीजन है। दूसरी बात, ईरान एक आइडियोलॉजिकली डीप रूटेड सोसाइटी है, और खासकर जो एक रिलीजियस जो टीचिंग्स है, खासकर करबला से काफी हद तक इंस्पायर्ड सोसाइटी है, जहां मैंने ये देखा है, ऑब्जर्व किया है, और हम आजकल भी देख रहे हैं कि जहां शहादत को, यानी अपने वतन के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए मरने को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज भी इतनी बमबारी होती है, कारपेट बम्बिंग हुई, मैं बात एयरपोर्ट पे हमला हुआ, इतने हॉस्पिटल्स पे हमला हुआ, लेकिन हर शाम चूंकि लोग रोजे से होते हैं, इफ्तार के बाद इस पूरी जगह में प्रोटेस्ट होते हैं, और अपने फोर्स से ये रिपीटेडली ये स्लोगन्स लगाते हैं कि हमें इंतकाम लेना चाहिए। हालांकि ये बात भी हम जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका के का जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है वो ईरान से कई गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन जहां तक जो ताल्लुक है हौसले का, वो मुझे लगता है, मैं देख भी रहा हूं कि वो काफी हद तक मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। तो रिजीम चेंज नहीं हो पाएगी किसी भी हालत बिल्कुल में। नहीं। अमेरिका अपने हिसाब का सत्ता का प्रमुख वहां नहीं बना सकता। एसेसिनेशन होंगी, आप मेरी बात जरूर नोट करें, एसेसिनेशन होंगी, ये लोग डिस्ट्रक्शन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे, लेकिन जो बूट ऑन ग्राउंड्स की जहां तक ताल्लुक है, वो ईरान कभी इनके सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, ना ही रिजीम चेंज होगा। तो आपको क्या लगता है ट्रंप ने क्यों किया, दुनिया की दादागिरी को बताने के लिए? देखिए, अभी एक खुलासा हो रहा है, और आज डेली मेल ने भी जिस तरह का खुलासा किया है कि किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ इन्होंने एप्स्टीन जो फाइल सामने आई है, छोटी बच्चियों के साथ ये जो सारी चीजें करते थे, उनका सेक्सुअल अब्यूज होता था, उनका मर्डर होता था, ये सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने आया है। और आज ये तमाम चीजों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इवन उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक के शासक भी शामिल हैं, तो उन सब की एक सरेआम बेइज्जती हो रही है ग्लोबली। और आपको दूसरी तरफ ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ ईरान, ये तो पूरे एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह हर जगह अपनी दोस्त जमा रहा है। वेनेजुला की बात है, मेक्सिको की इन्होंने बात कही है, ग्रीनलैंड की इन्होंने बात की, क्यूबा की इन्होंने बात की, इवन हमारे देश के ऊपर भी 200% टैरिफ लगाने की इन्होंने धमकी दी कई बार। बार बार मतलब वो इंडिया के बारे में आज भी स्टेटमेंट आया कि हमने इंडिया को परमिशन दी कि 1 महीने का तेल जो है आप रूस से खरीद ले। तो ये एक दादागिरी है, दोष जमाना चाह रहा है, और ताकत का नशा है। और मुझे लगता है कि ईरान ऑन बिहाफ ऑफ तमाम ऑपरेस्ट वर्ल्ड की तरफ से जितने भी जो इस तरह के देश हैं, उन सब की लीडरशिप करें, कहें, या आप उनकी उनकी ओर से कहें कि इस अमेरिका की दादागिरी को चैलेंज कर रहा है, और वो ये लड़ाई लड़ रहा है। और मुझे यकीन है दिल ही दिल में, तकरीबन सब तमाम ये देश के जो जितने भी लीडर्स हैं वो खुश हो रहे होंगे, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से जवाब मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जैसे हिजबुल्लाह हुआ, हमास हुआ, हुती हुआ, ईरान इनको फंड करता है, ईरान इनकी मदद करता है, बदले में वो इसराइल पर हमला करते हैं। आपको नहीं लगता ये तमाम संगठन बैंड आतंकवादी संगठन है? ईरान को इस पर हमला नहीं करना चाहिए, ईरान को ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तो इसराइल आपके पीछे पड़ा है। सारी 7 लड़ाई, जैसे अक्टूबर कि मैंने कहा, 2023 को जो कुछ हुआ आपको याद होगा। सारी लड़ाई आपको मैं बताता चलूं, सारी लड़ाई की जो बुनियादी जो इशू है वो फलस्तीन का इशू है। और आपको जैसे कि पता है कि इसराइल के यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन के कॉज को रिकॉग्निशन के बाद, इवन इंडिया के उस टाइम के जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने भी फलस्तीन कॉज को रिकॉग्नाइज किया। इवन महात्मा गांधी फरमाते थे कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू अरब एज इंग्लैंड बिलोंग्स टू इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू फ्रेंच। लेकिन जिस तरीके का एक्सपेंशन हुआ, सेटलमेंट हुई, इलीगल सेटलमेंट के बाद जब लोगों को निकाल दिया गया, दीपक भाई, एक जाहिर सी बात है, एक अकल की बात है, हमारे मुल्क पे पाकिस्तान से हमला हुआ, और हमारे मुल्क ने जवाब दिया पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान की सिविल आबादी पे हमला नहीं किया, उन जगहों पर, उन ठिकानों पे हमला किया कि जहां पे दहशतगर्द थे, और साफ कह दिया कि हमारा जो टारगेट था प्रेसाइज था, और उन लोकेशंस पे था जहां पर हमारे ऊपर हमला हुआ था। बिल्कुल इसी तरीके से आज ईरान भी अमेरिका को उन्हीं जगहों पे हम टारगेट कर रहा है
जहां पे अमेरिका के बेसिस है या अमेरिकन जो आर्मी प्रेजेंस है। दूसरी चीज, फलस्तीन के जहां तक ताल्लुक है, पिछले 50 साल से ये कहानी 7 अक्टूबर से शुरू नहीं होती है, ये कहानी 1947 से शुरू होती है, और ये एक लंबी लड़ाई है जिसके तहत आपने देखा कि फलस्तीन में कई सालों से लड़ाई जा रही है। लबनान की जहां तक हिजबुल्लाह की बात की, हिजबुल्लाह एक लेबनान का, वहां के मुल्क का एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बट उनके पास मिलिट्री पावर भी है, जिसे वहां के पार्लियामेंट में स्पेस है, वहां का स्पीकर हिजबुल्लाह का चुना चुना हुआ नुमाइंदा होता है। बट ये एक सच्चाई है कि इस मुल्क में एक परिभाषा, मतलब इस मुल्क से मुराद इस दुनिया में एक परिभाषा बनी है कि अमेरिका जिसको टेररिस्ट बोलता है हम उसको टेररिस्ट बोलते हैं, अमेरिका जिसको रिकॉग्नाइज करता है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अमेरिका मन चाहे तो कल हमारे यहाँ भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता है कि ये संगठन ये है। तो हम उन चीज़ों को, हम उन टर्मिनोलॉजीज को ऑन क्यों करें? बात यह है कि जहां तक इंटरनेशनल कम्युनिटी या यूनाइटेड नेशन ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या डिक्लेयर किया है टेररिस्ट, अगर डिक्लेयर किया है ठीक है, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको डिसबैंड करना चाहिए। मगर बात यह है कि फलस्तीन पे हमला हो रहा है, हमास वहां लड़ रहा है, लेकिन इसराइल जो जनूबी लबनान पे हमला कर रहा है, साउथ लबनान के जाहिया इलाके में, बेका में, बालबक में जो बमबारी हो रही है, इसी तरह यमन के अंदर जो हुतीस लड़ रहे हैं। यमन एक मुल्क है जिसके लिए आपको मालूम है कि अमेरिका की मदद से राहिल शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 57 कंट्रीज की एक आर्मी बनाई और यमन पे चढ़ाई की। और यमन के लोगों का तो उनका हक है कि वो अपने मुल्क के लिए दिफा करें। आपको क्या नहीं लगता कल हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता कहीं से हमारे पड़ोस में दो मुल्क हैं, अगर हमला होता है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर लड़ें, अपने वतन का दिफा करें? ये तो हमारा कानूनी हक है, यह हमारा अखलाकी हक है, यह हमारा वतन का हक है, हमारी मिट्टी का हमारे ऊपर हक है। बिल्कुल इसी तरह यमन के लोगों का भी हक बनता है कि वो अपनी मिट्टी का दिफा करें, अपने लोगों के लिए लड़े, और लबनान का भी हक बनता है। अब ये अमेरिका डिक्टेट करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब और एक एग्जांपल देता हूं, जुलानी को इन्होंने $10 मिलियन का जो है इनाम रखा। अलकायदा का वो लीडर था सीरिया के अंदर, उसको लीडर बना के फिर डोनाल्ड ट्रंप लाया। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने का रिसेंटली स्टेटमेंट है कि हमने ही इनको इंस्टॉल किया है, और आज वो उनके साथ गले लग रहे हैं। जो कल तक, पिछले साल 2024 तक जो टेररिस्ट था, जिनके ऊपर आपने आईएसआईएस के बंदे के ऊपर इतना इनाम रखा, आज आप उससे गले लग रहे हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान के अंदर जब यूएसएसआर था, तो पाकिस्तान में जो जिहाद के अड्डे चलाए गए, और पाकिस्तान से आईएसआई की मदद से अलकायदा और तालिबान के लोग गए और अफगानिस्तान में लड़ा, और इन्हीं को अमेरिका मुजाहिदीन बोलता था। और हिलरी क्लिंटन ने कहा, द पीपल वी आर फाइटिंग टुडे वी फंडेड 20 years ago। तो ये जितने भी संगठन बने हैं, ये अमेरिका की मदद से बनाए गए हैं, और जब उनका खेल तमाम हो जाता है, उसके बाद इनको वो आतंकवादी डिक्लेयर करके खुद अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो आपको मुझे लगता लगता है है अमेरिका तमाम इन सबसे बड़ा चीजों का आतंकवादी है? स्पॉन्सर, जी, इन सब को स्पॉन्सर करने वाला, इन सब का फंड 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 करने वाला वो अमेरिका है। और आपको लगता है कि ईरान अपने स्टैंड से नहीं हटेगा, वो फिलिस्तीन के कॉज के लिए लड़ता रहेगा? मुझे लगता है जैसे कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने भी कहा था कि अगर आप आए पूरे लबनान को कत्ल करने, हम सबको कत्ल करने, हम फलस्तीन के कॉज से पीछे नहीं हटेंगे। यही चीज़ आयतुल्लाह खामेनी ने 16 फरवरी को कहा था कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, हम मरने के लिए तैयार है लेकिन आपके सामने नहीं झुकेंगे। और जो मैंने आपको कहा, क्योंकि आइडियोलॉजिकली रन एक ड्रिवन एक सोसाइटी है, और जो करबला से काफ़ी इंस्पायर है और मैटरडम को काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग मरेंगे, आप देखेंगे भी, वो लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो सरेंडर होके कभी हथियार नहीं डालेंगे अमेरिका के सामने। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चलिए ठीक है, आप ईरान पर स्ट्राइक कर रहे हैं, ईरान ने माफ कीजिएगा, ईरान ने इजराइल पे स्ट्राइक किया, ईरान ने अमेरिका के ठिकानों पर स्ट्राइक किया, लेकिन आपने अपने जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के, उनको भी तो दुश्मन बना लिया है। अब आज आप ये कह रहे हैं ईरान के लोग कि नहीं नहीं, अब हम उनके ऊपर बमबारी नहीं करेंगे, अब अमेरिकी एसेट्स को वहां पर निशाना नहीं बनाया जाएगा। आपको नहीं लगता ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई दुश्मन पैदा कर लिए हैं? मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है, उनकी तरफ से ईरान से रिक्वेस्ट की गई कि आप इस जो हमारे ऊपर अटैक्स हैं वो बंद करें। ईरान ने साफ कह दिया कि आप हमारे बरादर मुल्क हैं, आप हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, हम आप पे किसी किस्म का हमला नहीं करेंगे, मगर ये जो शर्त लगाई, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंडीशन तो इन्होंने कर दिया कि अगर आपके उधर जमीन से हम पर हमला होता है तो हम उस वक्त उसका जवाब देंगे, लेकिन हमारी तरफ से आपकी जमीन पे कोई हमला नहीं होगा। और दूसरी बात, आप ये भी देखें कि आज सऊदी अरब के जो वहाँ के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो बयान दिया है
कहा है कि इसराइल की वजह से ये पूरा रीजन जो है इस वक्त परेशानी जूझ रहा है, गाजा में जो हालात हुए, और वो स्टेटमेंट अभी सऊदी अरब की तरफ से इशू हुआ है। तो सऊदी अरब भी जो है काफ़ी हद तक परेशान है इसराइल और अमेरिका की इन एक्टिविटीज़ से, क्योंकि वो जंग में धकेल तो दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके बचाव के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके बचाव के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। यानी बहरीन के बचाव के लिए नहीं आ रहे हैं, कुवैत के बचाव के लिए नहीं आ रहे हैं, दुबई के बचाव के लिए नहीं आ रहे हैं, सऊदीया के बचाव के लिए नहीं आ रहे हैं। वो इसराइल के बचाव के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो अब ईरान क्या कर लेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसको लगातार इसी तरह बम करते रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, मिलिट्री बेसिस को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि ईरान का असला खत्म हो जाएगा। वो क्या करेगा फिर? ऐसे में ईरान के देखिए, सामने क्या विकल्प बचता है? जी, दो तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक इसराइल का ऑब्जेक्टिव, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव, और एक जो है वो ईरान का ऑब्जेक्टिव। इसराइल और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम रिजीम चेंज हो, रिजीम चेंज ना हो तो इतनी हुकूमत कमज़ोर हो कि वो फ़लस्तीन की कॉज को लेकर के वो जो अमेरिका की जो जो चीज़ें हैं उस पर इंटरवीन न करे, और ये सिलसिला एक बहुत कमज़ोर हुकूमत के तौर पे, अगर रिजीम चेंज ना भी हो तो कमज़ोर हुकूमत के तौर पे आगे बढ़े। ईरान का ऑब्जेक्टिव ये होगा मेरे ख्याल में कि ईरान ये चाहेगा कि सबसे पहले तो इसराइल के अंदर जो एक किस्म का जो एक्सपेंशन अभी शुरू हो रहा है वेस्ट बैंक की तरफ भी और गाजा की तरफ भी, तो वो कम से कम कमज़ोर हो। और दूसरा वो कोशिश ये है कि अमेरिका का जो प्रेजेंस है इन मुल्कों में जो है वो कम हो, ख़त्म ना हो तो एटलीस्ट कम हो। और यही चीज़ रशिया और चाइना भी चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वो डायरेक्टली अभी सामने आएंगे या आ रहे हैं। वो इन तमाम चीज़ों पे नज़रें बनाए होंगे, लेकिन जो भी इंटेलिजेंस इनपुट ईरान को मिल रही है, मुझे लगता है अकेले ईरान से ही तो नहीं, लेकिन रशिया और चाइना का भी कहीं ना कहीं पीछे हाथ होगा। क्योंकि अब ये एक ग्रेटर गेम की तरफ जा रहा है। इसराइल का एक प्लान है, ग्रेटर इसराइल का, जो वो कहते भी हैं कि ये हक हमें मिला है। और वो अपने रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि नील से लेकर फुरात तक, यानी इजिप्ट से लेकर इराक तक जो इसराइल बनेगा, ये उसकी लड़ाई का एक हिस्सा है। जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिलीजियस लड़ाई के तौर पर भी इसको देखा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ये चाहेगा कि इस रीजन में अमेरिका कमजोर पोजीशन पे आ जाए और इसराइल बार बार चीज ना करे। अगर ईरान अभी मुकाबला नहीं करता है, अपना दम नहीं दिखाता है, तो ये एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि नई जो भी हुकूमत आएगी, इसराइल आएगा, मार देगा, वापस चला जाएगा, फिर हुकूमत बनेगी, फिर उनको मार देगा, चला जाएगा। तो एक न्यू नॉर्मल की तरफ जाएगा। उस न्यू नॉर्मल को भी रोकने की एक कोशिश है। तो ईरान कितने दिन तक लड़ सकता है इस तरह से, सज्जाद भाई? मुझे तो ये लगता है सर कि जैसे अभी जाहिर सी बात है, हर मुल्क के पास एक स्टॉक होगा, उससे ज़्यादा तो वो अपना दम नहीं दिखा सकता है। लेकिन ईरान की ये कोशिश रहेगी कि वो फिलहाल अमेरिका पे हमला करे, और इसमें कहीं ना कहीं जो रशिया का बेकिंग ज़रूर रहेगी। और दूसरी चीज़, वो बहरीन के अंदर, इराक के अंदर, और लेबनान के अंदर, और इवन आप फ़लस्तीन के अंदर भी अपराइजिंग को वो शुरू करने की कोशिश करेगा, ताकि इसराइल को और अमेरिका को इन इलाकों में एंगेज किया जाए। तो ये मुझे ईरान कोशिश करेगा कि इसको डाइवर्स करे, लड़ाई को फैलाए, बहुत सारी जगहों में एक्सपेंड करे, और ये लड़ाई जो है लंबे समय तक चले, और उस जहां जो है बड़े हथियारों की जरूरत ना पड़े, और वन टू वन फाइट की तरफ ये चला जाए। आपको लगता है कि दोनों के बीच कोई सुलह की गुंजाइश है? आने वाले दिनों में कोई सुलह की कोशिश हो सकती है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच? और उसमें क्या भारत का रोल हो सकता है? मुझे लगता है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त दो मुल्क जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एक रशिया और एक इंडिया। क्योंकि भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इन तीनों ममालिक के साथ। मैं अमेरिका को माइनस करके बोलूंगा, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका भी जो लड़ रहा है वो इराक के इसराइल के लिए लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इस जंग के बंद होने का फायदा भी भारत को है, और इस जंग के फैलने का नुकसान भी भारत को होगा। और भारत का एक हिस्टोरिक एक वो रहा है कि जो एक एक करेक्टर रहा है नॉन अलाइंड होने का, न्यूट्रल होने का। तो उस छवि को इस्तेमाल करते हुए हमें बगैर कहीं अलाइंड हुए हुए इस वक्त बात करनी चाहिए। और मगर ये भी याद रखना चाहिए कि जो एग्रेशन हुआ है उसको कहीं ना कहीं भारत ने भी उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो एग्रेशन अमेरिका अफगानिस्तान में कर चुका, वेनेजुएला में कर चुका, ईरान में कर चुका, इराक में कर चुका, ये इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता है कि कल वो तीसरे मुल्क पर भी आंख मेली करके देखे। क्योंकि हिंदुस्तान भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है, जिस तरह पाकिस्तान है उसी तरह उससे कई गुना ज़्यादा इंडिया भी एक स्ट्रेटेजिक जगह है, जहाँ की तरफ वो मेली आंख से देख सकता है। इसीलिए अभी से हमको
वो तमाम चीज़ें जो है सामने रखने की ज़रूरत है, अपना स्टैंड क्लियर करने की ज़रूरत है। अब एक लाइन में आगे क्या ईरान क्या सोच रहा है? ईरान यही सोच रहा है कि हमको ये लड़ाई जो है जितना हम नुकसान करा सकते हैं इसराइल को कराने की ज़रूरत है। और ईरान ये सोच रहा है कि ये जंग जो है थोड़ा लंबा खींचे, क्योंकि वो अमेरिका को इस जंग में जो है, क्योंकि ट्रम्प की आदत है कि वो लंबी लड़ाई लड़ने का आदी नहीं है। वो जहाँ भी जाता है बॉलीवुड हॉलीवुड की तरह जल्दी जल्दी वो समाप्त करने का उसका माइंड सेट है। तो उस माइंड सेट को माइंड में रखते हुए ईरान चाहता है कि इस जंग में थोड़ा दलदल में इसको फंसाए। मतलब ट्रम्प को छोड़ेगा नहीं ईरान किसी भी कीमत पे, चाहे गोली खानी पड़े। जी। चलिए सज्जाद भाई, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की। वैसे मैं आपको बता दूं, 2003 में जो इराक पर हमला हुआ था अमेरिका और एलाइड फोर्सेस का, वो मैंने ग्राउंड से कवर किया था। और मैं बगदाद में जी। लंबे वक्त तक रहा था। और मैंने वहां पर जाकर इस बात को कहा था कि अमेरिका हर कुछ सालों के अंदर एक अपने जो हथियार हैं उनकी टेस्टिंग शुरू करता है, अपने हथियारों की प्रदर्शनी करता है, उनका इस्तेमाल करता है, अपने हथियारों को, जो कमजोर मुल्क है उनको हथियारों से दबाता है, और टेस्टिंग करने के बाद पूरी दुनिया में उसको बेचता है। ये उसकी आदत है और ये उसकी पॉलिसी का हिस्सा है। क्योंकि सब कुछ चलता है तो दादागिरी से ही चलता है ना सज्जाद भाई। तो मैंने ये बात बड़ी बिल्कुल। प्रमुखता से कही थी, और आज भी ईरान के संबंध संदर्भ में मैं यही बात कहूंगा। हालांकि मुझे पता है इराक में सद्दाम हुसैन ने बहुत जल्दी हार मान ली थी, वहां की परिस्थितियां डिफरेंट थी, लेकिन ईरान की परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है, जिससे लगता है कि ये युद्ध और लंबा खींच सकता है। ईरान चाहेगा कि ये युद्ध लंबा खींचे। आप हमसे जुड़े सज्जाद भाई, समय समय पर इसी तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे कि ईरान के लोग क्या सोच रहे हैं, आपका किन किन लोगों से संपर्क है। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मेरे इस YouTube चैनल पर आपको ईरान, इजराइल और साथ ही साथ अमेरिका और गल्फ कंट्रीज की अपडेट लगातार मिलती रहेगी। मेरी खास पेशकश आपको कैसे लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सज्जाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।